आइए फिर हम आपके क्लास में हाजिर हुए हैं अगला सबक को लेकर। सबसे पहले तो हम आप सभी बच्चे, सभी तलबा तालिबात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? अच्छे हैं? तब बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में आप लिखेंगे ये बात हमें समझ में नहीं आई, लेकिन पूरे तौर पर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, किसी का कोई अगर सवाल अगर हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है कि चलिए आइए एकदम खुश मिजाजी के साथ, एकदम फ्रेश होकर आए ना सब लोग, एकदम सुनना है फ्रेश होकर। दिमाग को हाजिर रखिएगा और सुनिएगा अगला सबक फिर हम आपको शुरू करने जा रहे हैं। कवायद को समझे कि नहीं? और जो कवायद है समझे आप उसको जो है ना फिर से आप देखिए, जहाँ से हम कल क्लास छोड़े थे उससे आगे फिर हम चलेंगे। तो आइए, किसी बच्चे का ये सवाल था, पहले उस सवाल को हल कर दिया जाए, इसलिए कि बच्चे बड़ी उम्मीद से अपने टीचरों से सवाल पूछते हैं, इसलिए उन बच्चे को किसी भी तरीके का कोई इश्काल डाउट नहीं रहना चाहिए। आइए कि बच्चे ने सवाल किया था कि सर कवायद जो है, उर्दू ग्रामर जो है, ये कवायद जो है, ये कवायद का मतलब क्या होता है और कवायद की तारीफ क्या है और कवायद कहते किसे हैं, कवायद को कवायद क्यों कहा जाता है। बड़ी अच्छी सवाल थी। चलिए खैर, हम आपको जो है ना जहाँ होगा अपने हिसाब से आपको हम तसल्ली बख्श जवाब देंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको हम इत्मीनान कर लें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको हम बता दें कि हमने लिख दिया है बोर्ड के ऊपर कि ये कवायद जो है ये जमा है। कवायद जो है ये जमा है। जब वाहिद जमा, जब जिन्स की किस्म जब पढ़ेंगे वाहिद और जमा, समझे कि नहीं, तो आपको समझ में आएगा। वचन बहुवचन जब आएगा तो उसमें हम बताएंगे, समझे कि नहीं, क्या है कि कवायद जो है ये कायदा की जमा है। समझिएगा, कवायद जो है ये कायदा की जमा है। कवायद के माना जो है, कवायद के माना जो है ये अरबी, कवायद जो है अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है। और कवायद के माना जो आते हैं वह तरीका के होते हैं। कहता कि कायदे में बैठो, कायदे में रहो, क्या मतलब, तरीके में रहो, अपने आप में रहो, ज्यादा बदमाशी नहीं करो, तरीके में रहो, सही रहो, सही से रहो। तो आइए आपको बताते हैं कि कवायद जो है ये कायदा की जमा है, बमाना तरीका, कायदा बमाना तरीका, इसको भी आप देखते रहेंगे, कायदा बमाना तरीका। ये कवायद अरबी जबान का लफ्ज है। कवायद जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना आते हैं तरतीब देना, संवारना, संवारना, तरतीब देना, किसी चीज को तरीके से रखना। जैसे एक मिसाल से आप समझ लीजिए इसको, जैसे घर में अगर सामान बिखरा हुआ हो तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसी तमाम चीजों को एक तरतीब से, एक ढंग से, एक कायदे से, एक तरीके से अगर उसको रखते हैं तो वो सबसे बेहतर होता है और सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो वही है जिसके माना तरतीब देना है, मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना। कवायद को अंग्रेजी जबान में ग्रामर और हिंदी जबान में व्याकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले कवायद को समझे। कवायद के माना को हमने समझ लिया, तरीका, तरीका समझ लिया। अब आइए, आपका इश्काल तो दूर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि कवायद जो है ये कायदा की जमा है और ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना आते हैं तरतीब देने के। फिर एक मरतबा आपको हम बता रहे हैं, इसके माना आते हैं तरतीब देने के, सही से सही जुमला इस्तेमाल करने के। ठीक है, वही माना कवायद का भी है, कवायद का वही माना है मुनज़्ज़म करना, उसी माना में आता है किसी भी चीज को सही ढंग से रखना, सही तरीके से रखना, सही तरीके से सजाना। तो ये कवायद जो है कि हमारे
किताब की परिभाषा में अगर चलेंगे, किताब की जबान में अगर चलेंगे, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी किताब को समझने के लिए, किसी भी किताब को पढ़ने के लिए, किसी भी किताब को लिखने के लिए, यानी कि जिससे लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, समझना, जो करने का तरीका अगर मालूम हो जाए, वही कवायद है, वही कवायद होता है। आइए अब कवायद के भी हम आपको परिभाषा बताते हैं, कवायद की तारीफ भी बताते हैं आपको कि कवायद कहते किसे हैं। आइए कवायद की तारीफ क्या है। कवायद की तारीफ क्या है कि कवायद वह है, यानी कवायद मान लीजिए कि वह जबान है। कवायद जो है, यहाँ पे वह जो लिखे हैं इसको बना दीजिए कवायद जो है, क्या कवायद जो है आप इसको ले लीजिए कवायद वह, ठीक है। उसके बाद में जबान कह लीजिए, कवायद वह जबान है, कवायद वह जबान है जिनसे जबान को समझना, ध्यान देना, जबान को समझना, सीखना, पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। यानी कवायद को समझना आसान हो, सीखना भी आसान हो जाए, पढ़ना भी आसान हो जाए और लिखना भी आसान हो जाए, यही कवायद कहलाता है, यही कवायद कहलाता है। और इसी को हम ग्रामर भी कहते हैं, इसी को हम व्याकरण भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, व्याकरण भी हम कहते हैं। चलिए कवायद को जब हम तमाम चीजें जब हम समझ लिए, तो कवायद का जो सबसे पहला लफ्ज जो आता है, और कवायद के जो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था, हमने बताया था, उसके 5 हिस्से को हमने लिखा था, लेकिन असल जो हमको जो पढ़ना है उन हिस्सों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब आइए आपको हम बताते हैं कि कवायद में सबसे पहले जो शुरू की जाती है वो है इल्मे हेजा। हमने लिख दिया पहले ही, ताकि आपको वक्त जाए ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए हमने पहले ही जो है ना लिख दिया है ताकि आप उसको समझिए। इल्मे हेजा। अब आइए कवायद की जो शुरुआत होती है वो इल्मे हेजा से होती है। किससे होती है? इल्मे हेजा से होती है। अब हेजा को समझना, अब क्या करना है, हेजा को समझना है कि हेजा क्या चीज है। तो कवायद के जो 5 हिस्से हमने बताया था, उसमें से सबसे पहला किस्म जो बताया था वो इल्मे हेजा है। चूंकि कवायद की शुरुआत जो होती है वो इल्मे हेजा से होती है, तो सबसे पहली चीज यह है कि हमको इल्मे हेजा को पहचानना है, हमको इल्मे हेजा को जानना है, तब उसकी हम तारीफ में चलेंगे, उसके मतलब में चलेंगे। पहले हम इल्मे हेजा को समझ लें। देखिए इल्मे हेजा जो है, इल्मे हेजा के माना क्या है। बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सर के इल्मे हेजा जो है सबसे पहला किस्म है, तो इल्मे हेजा तो समझ में आया, लेकिन इल्मे हेजा के माना क्या है वो समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा बाबू, हमको लगता है कि आप लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं और बड़ी समझ कर पढ़ते हैं, और याद रखिएगा समझ कर पढ़िएगा, आपको बड़ी फायदा होगा। लेकिन यह है कि मेरे जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, समझे कि नहीं, और लाइक भी कीजिएगा। अगर जो समझ में ना आए समझे उसको कमेंट भी कर दीजिएगा, और नहीं होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये तमाम चीजें चूंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको निभाइए, आप मेरी जिम्मेदारी को निभाइए, हम आपकी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और कवायद के साथ साथ आपका मैथ का भी क्लास चल रहा है, समझे कि नहीं सर का, तो मैथ को भी आप समझेंगे तो बहुत फायदा होगा, इसलिए कि एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी, किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको हर एक नॉलेज दिया जाएगा, जरूरत के हिसाब से, जैसी जरूरत पड़ेगी उसी जरूरत के हिसाब से आपको किताबें पढ़ाई जाएगी। जो है ना शर्त यही है कि आप लोग मेहनत से पढ़ें, और बीच बीच में अगर जो है अगर कोई साथी या कोई भाई अगर आपका है तो उसको कहिएगा सब्सक्राइब कर देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये अगर सबक अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर जो है ना कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए समझते हैं इल्मे हेजा। इल्मे हेजा इल्म के माने जानने के होते हैं, इल्म के माने जानने के होते हैं, जानना, पहचानना, समझे कि नहीं। और हेजा का मतलब होता है हिज्जे करना, यानी हर्फ को अलग अलग करके पढ़ना, इसी का नाम इल्मे हेजा है। आगे बात समझ में
क्या है इल्मे हेजा? इल्मे हेजा है कि ऐसा हर्फ जिसको अलग अलग करके पढ़ा जाए, अलग अलग करके लिखा जाए, वही होता है इल्मे हेजा। जैसे अलिफ से लेकर या तक, ये सब इल्मे हेजा है। और इल्मे हेजा जो बना है और इल्मे हेजा से जो चीजें बनी है वो है हुरूफे तहज्जी। उसी का नाम हुरूफे तहज्जी है, जो कि हुरूफे तहज्जी में जब आएंगे, इल्म के हेजा के अंदर ही हुरूफे तहज्जी है, तो हम तमाम चीजों को बताएंगे हुरूफे तहज्जी क्या चीज है, हुरूफे तहज्जी के अंदर कितनी चीजों को जिक्र किया गया है, अलिफ से लेकर या तक आने में कौन कौन से लफ्ज ऐसे आते हैं जिनका हमें जरूरत पड़ती है, समझे कि नहीं। आइए वो तमाम चीजें इसी में है। आइए, इल्मे हेजा अलिफ से लेकर या तक जो होता है वो इल्मे हेजा होता है, उसी को हम हुरूफे तहज्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आइए इल्मे हेजा का परिभाषा भी हम जो है ना समझ ले, और उसके साथ साथ उसको हम जो है ना और बेहतर बना ले समझकर। इल्मे हेजा का मतलब क्या है, आपने माना तो समझ लिया कि इल्मे हेजा के माना क्या है, हिज्जे करना। आइए हम लिख भी देते हैं, इल्मे हेजा के माना है हिज्जे करना। इल्मे हेजा के माना है हिज्जे करना, ठीक है। और इसी से बना है हुरूफे तहज्जी, हुरूफे तहज्जी याद रखिएगा, इसी से क्या बना है, हुरूफे तहज्जी बना है। चलिए आइए, पहला किस्म है इल्मे हेजा। इल्मे हेजा का मतलब अब क्या होता है उसको याद रखना जरूरी है। इल्मे हेजा का मतलब होता है हुरूफ को, यानी किसी भी हर्फ को, ये हुरूफ जो है ये हर्फ की जमा, हुरूफ जो है ये हर्फ की जमा है। एक हर्फ अलिफ ये हर्फ है, और अलिफ से या तक जो भी है ये तमाम हुरूफ है, तो हर्फ के मजमुए को हुरूफ कहा जाता है। चलिए, तो हुरूफ को एराब से जाहिर करना, हुरूफ को किससे जाहिर करना, एराब से जाहिर करना। अब आइए इसमें भी सवाल पैदा होता है कि अब आइए इसको भी समझ लीजिए कि एराब एक चीज है, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो एराब को भी नहीं जानते हैं कि सर एराब क्या होता है, समझे कि नहीं। बच्चे 10वां और इंटर में चले जाते हैं, समझे कि नहीं, लेकिन चूंकि उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारण, तो ये बड़ी जो है ना समस्या हो जाती है। कभी कभी तो बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं कि जिसको जो है ना 10वां में चला गया हो, इंटर में चला गया हो, और बच्चे को जो है ना उनसे कहते हैं उर्दू का कायदा नहीं पढ़ने आ रहा हो, उर्दू का एक लफ्ज नहीं जान रहा हो, ऐसे बच्चे से भी बहुत बच्चे से सामना होता है। जबकि हमें उर्दू हमारा सब्जेक्ट है, उर्दू हमारा जो है ना कंपलसरी है, इसीलिए हम कम से कम उर्दू के ऊपर ज्यादा फोकस करें। जितना मेहनत बच्चा मैथ में करता है, अगर उस मैथ का सिर्फ 4 आना मेहनत अगर बच्चा सिर्फ उर्दू में कर लेगा, तो हमको लगता है कि पूरे भारत के अंदर सबसे कामयाब रहेगा। तो आइए, अब आया एराब। अब एराब को हम समझे, एराब क्या चीज है। एराब कहते हैं, आइए हम यहाँ पे लिख कर बताते हैं आपको। एराब, एराब कहते हैं किसको, जबर जेर और पेश को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। जबर जेर पेश को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं, ठीक है। और जबर जेर पेश को जब हम एराब कहते हैं, तो उस एराब के जरिए से हर्फ को जाहिर करना। जैसे, जैसे में आप ले लीजिए, मिसाल में जैसे ले लीजिए, ये जैसे में ले लीजिए, ये बे है, ठीक है। और बे को तो बे हमने पढ़ा, ये तो हर्फ है, लेकिन बे के ऊपर जैसे हम जबर देते हैं तो ये बात समझ में आती है कि बे के ऊपर एराब आया, और वो एराब आया तो जबर का एराब आया। तो जबर का जब एराब आया तो इसको हम पढ़ेंगे बा जबर बा, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या कहें, हिज्जे करके पढ़ना, तो हिज्जे करके पढ़े। एक दूसरी चीज ये है कि हमने एराब को जाहिर कर दिया, यानी जबर को हमने जाहिर कर दिया। इसी तरीके से जबर के साथ जो है ना, यहाँ पे जबर है, इसी तरीके से बे है, इसके नीचे अगर हम जेर देते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं बा जेर बी। याद रखिएगा एक चीज, जब बात आई है तो बीच में एक बात भी बता देते हैं कि हुरूफे तहज्जी 37 है, और इसको 47 आवाजों के साथ पढ़ी जाती है। जी, हुरूफे तहज्जी जो है ये 37 है,
समझे कि नहीं, जिसको दो भाग में बांटा गया है, समझे कि नहीं, हुरूफ तर्जी को दो भाग में बांटा गया, एक मुफरद है एक मुरक्कब है मरकब। इसकी बहस जब आएगी तो हम आपको जो है ना बहुत अच्छा से हम समझाएंगे, समझे कि नहीं, इसको एकदम फ्रेश अंदाज में आपको हम बताएंगे, समझे, आपको सारी समस्या का हल हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग जो है ना अपने दिमाग को हाजिर रखिए, बात नहीं, हंगामा नहीं, एकदम शांति का माहौल बना के रखिए, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये जो सक्षमता परीक्षा देगा या जो लोग डीएलएड करते हैं, चाहे वो जो लोग जिस चीज की भी तैयारी करता हो, अगर उसका उर्दू अगर 50 नंबर का है या 100 नंबर का है तो उन तमाम के लिए यह फायदेमंद साबित होगा। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ 9th के साथ खास है या 10th के साथ खास है या 12th के साथ खास है या डीएलएड के वाले के साथ खास है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर कोई लोग बीएड भी अगर करता हो, समझे कि नहीं, अगर उसका एग्जाम है, अगर उसमें उर्दू अगर है तो उसमें भी आपको जो है ना कवायद के कुछ हिस्से पूछे जा सकते हैं, और जो पूछे जाएंगे वही चीजें बेसिक चीज होती है, और खासकर बड़े बड़े एग्जाम में बेसिक चीजें ही पूछी जाती है। इसलिए कि जब आदमी जब पढ़ता है तो बेसिक चीज को जो है ना छोड़ देता है और आगे की तैयारी करता है। लेकिन मुमतहिन जो सवालात जो लिखते हैं, सवाल जो इम्तिहान परीक्षा लेने वाले होते हैं, वो ज्यादातर बारीकी चीज के ऊपर, बेसिक चीज के ऊपर फोकस कर और उसको सवाल के अंदर डाल देते हैं। इसलिए उन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना। तो आइए अब पढ़ते हैं बा जबर ब। बा के ऊपर जबर है तो इसको हम पढ़ते हैं बा जबर ब। और ये एक चीज ये भी याद रखिएगा, जिस बच्चे को अलिफ से लेकर या तक अगर पढ़ने नहीं आता हो, और जो बच्चे उर्दू पढ़ना अगर सीखना चाहते हो, तो अभी जो इल्म हेजा की बहस चल रही है, वह इस बहस को अगर सिर्फ सुन लेंगे तो हमको लगता है कि उस बच्चे को उर्दू पढ़ने का तरीका भी मालूम हो जाएगा कि उर्दू को हम कैसे पढ़ेंगे, उर्दू का तरीका क्या होगा पढ़ने का, वो सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएगी, समझे कि नहीं। और वो सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। आप जो है ना जिसको समझ में ना आ रहा वो कमेंट भी कीजिएगा, तो हम बताएंगे आपको, और अगला सवाल जो हम पढ़ाएंगे तो हम उसमें भी बताएंगे आपको। तो आइए, जैसे बा जबर ब, तो बा के ऊपर जबर है तो हमने एराब को जाहिर किया, और बा के ऊपर जो ये जबर जो है, ये जबर यही एराब होता है। यहाँ बा के नीचे जो जेर है यही एराब है। इसी तरीके से बा है और बा के ऊपर पेश है, यही एराब है, याद रखिएगा। तो एराब के अंदर वो तमाम चीजें आ गई, जबर जेर पेश जजम तशदीद, ये तमाम चीजें एराब के अंदर आ गया, समझे कि नहीं, वो एराब के अंदर आ गया। अब चलिए एराब जो है, अब एराब है जबर जेर पेश, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा, अब आ गई है बात को हम आपको ये भी बताते चलेंगे, समझे कि नहीं। जब एराब की बहस आ गई है तो पहले हम एराब को जो है ना समझ ले अच्छा से, और क्या है एराब हमने समझा। अब आइए हम एराब आपको समझाते हैं कि एराब क्या है। एराब में पहला है जबर, ठीक है, दूसरा है जेर, ठीक है, तीसरा है जो है ना पेश, याद रखिएगा इसको, तीसरा है पेश, चौथा है जज़म, और पांचवा है तशदीद। तशदीद पांचवा है तशदीद। तो हम इन चीजों को ऊपर भी फोकस करेंगे, इन चीजों को भी हम देखेंगे। और देखने का तरीका क्या होगा, समझे कि नहीं, देखने का तरीका क्या होगा, समझे कि नहीं, कि ये पहला जो जबर है तो हम लोग जबर के नाम से ही जानते हैं, जबर के नाम से ही जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा जबर का और सारा नाम है, जबर का और सारा नाम है। जबर का एक नाम देखिएगा सर, ये जबर का एक नाम होता है, देखा नजर आना चाहिए, जबर का एक नाम है फतहा। जबर का एक नाम क्या है, फतहा है। जबर को फतहा भी कहते हैं, ठीक है। इसी जबर को भी हम मफ्तूह भी कहते हैं। ये सब सवाल सब में ज्यादातर पूछा जाता है, सोचता है कि नॉर्मल सवाल है, बच्चे जो है ना इंटर के हैं या बच्चे जो है ना डीएलएड कर रहे हैं, बच्चे या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो तैयारी करते हैं तो वो जो है ना वो आगे चीज की बेसिक चीज की तैयारी वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कभी कभी डाल देता है, समझे कि नहीं, कि मफ्तू क्या चीज होता है या फतह क्या चीज होता है। तो उस वक्त जो है ना सब आदमी का दिमाग जो है ना परेशान हो जाता है कि भाई क्या चीज है, कोई एक नई चीज आ गई है। तो कबर का हम याद रखेंगे कि जबर का ही नाम फतह है, और फतह ही का नाम क्या है, मफ्तू भी है, इसको हम मफ्तू कहते हैं। इसी तरीके से जेर का एक नाम है कसरा, जेर का एक नाम है कसरा, समझे कि नहीं। तो कसरा और फतह जो हम लोग पढ़ते हैं वो ज्यादातर अरबी जबान के अंदर आता है, समझे कि नहीं, कि किस लफ्ज के ऊपर जबर है, किस लफ्ज के ऊपर नीचे जेर है,
किसके ऊपर फतह है, किसके नीचे कसरा है, किसके ऊपर जम्मा है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे एक जेर है, एक कसरा है, और इसी का एक नाम होता है मकसूर। याद रखिएगा, इसी का एक नाम क्या होता है, मकसूर है। तो देखिए जेर भी है, जेर ही का नाम कसरा भी है, और कसरा ही को मकसूर भी कहते हैं। देखिए एक चीज का तीन नाम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जबर हमने पढ़ा है, पेश पढ़ा है, जज़म पढ़ा है, तशदीद पढ़ा है, लेकिन वही सवाल में अगर आ जाए फतह, मफ्तू, जो है ना कसरा, मकसूर, तो हम परेशान हो जाएंगे। हमारा दिमाग जो है ना क्या होगा, जो है ना उस वक्त परेशान, हमारे दिमाग जो है ना परेशान हो जाएगा कि अब है तो क्या चीज है, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो ठीक है, इसका तीन नाम है, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए तीसरा में आइए, पेश। पेश का ही एक नाम है जम्मा। पेश का एक नाम क्या है, जम्मा है। और पेशी का दूसरा नाम क्या है, मजमूम है। पेशी का एक नाम क्या है, मजमूम है। समझे कि नहीं। तो मजमूम है, देखिए इसका भी यहाँ भी है, पेश है, पेशी का एक नाम जम्मा भी है और मजमूम भी है। तो देखिए एक चीज के जो नाम हो रहे हैं, जो सवालात में आएंगे और आते रहते हैं, उन चीजों को याद रखना एकदम जरूरी है, उसको समझना भी एकदम जरूरी है। तो आइए हम फिर इसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चलिए जज़म है। तो जज़म जो है, इसी जज़म का नाम जो है साकिन भी है, और इसी का जो है ना सुकून इसी को कहते हैं। देखिए जज़म का नाम क्या हुआ, जज़म का नाम जो है ना साकिन भी है और सुकून भी है। अब हम खुद सोचे कि बताइए कि हमने जो पढ़ा था एराब, वो सिर्फ जबर जेर पेश को ही जाना था अभी तक, लेकिन एक नई चीज हमारे सामने जो आ रही है, वो आ रही है फतह, कसरा, जम्मा, साकिन। ठीक है, फिर एक नई चीज आ रही है, मफ्तू, मकसूर, मजमूम, सुकून। देखिए एक नई चीज आ रही है उभर कर। इस नई चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कवायद तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कवायद में हम बेसिक चीज सिर्फ हम उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो चीजें हमारी जरूरत की होती है। हालांकि बात ऐसी नहीं है, हर उन चीजों को पढ़ना चाहिए जो हमारी जरूरत, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी जरूरत की नहीं है, हमारे लिए सब जरूरत की चीज है। आइए इसी तरीके से तशदीद है, मेहनत कीजिएगा, कामयाब रहिएगा। समझे कि नहीं। और अपने बड़ों की अदब कीजिएगा तो आप फायदा में रहिएगा। समझे कि नहीं। आप जो भी पढ़ाते हो, जहां भी आप पढ़ते हो, अपने टीचर की मान आदर कीजिए, सम्मान दीजिए, आपको इल्मी सलाहियत ज्यादा पैदा होगी। और आजकल बच्चे जो बिछड़ जाने की वजह यह है कि वो पढ़ाई की कदर को नहीं जानते हैं। समझे कि नहीं, पढ़ाई की कदर को नहीं जानते हैं, और लोग इंसान तकदीर के ऊपर जो है ना अपना उम्मीद लगा बैठते हैं। हम मेहनत नहीं करते हैं, कहते हैं क्या तकदीर में फेल ही लिखा होगा तो हम क्या करेंगे। नहीं, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मंजिल खुद ब खुद मिलेगी, कदम आगे बढ़ाता जा। ठीक है, तो देखिए तकदीर की शिकायत नहीं, हम अपने आप को देखेंगे कि हम क्या हैं, हम किस उम्मीद से यहाँ आए हैं, उस उम्मीद को लेकर चलेंगे। चलिए हम, चूंकि क्लास है इसलिए क्लास में हम ज्यादातर जो है ना बाहरी बात नहीं करेंगे, आपके क्लास से जो मुतालिक बातें हैं वही बातें हम करेंगे। चलिए आइए, एक है जज़म, समझे कि नहीं, एक है साकिन और एक है सुकून। समझे कि नहीं। तो एकदम जो है ना इन चीजों को याद रखिए। तशदीद है, इसी से याद रखिए, तशदीद जो है इसको एक कहते हैं मुशद्दद भी कहते हैं, मुशद्दद। इसको क्या कहते हैं, तशदीद को मुशद्दद भी कहते हैं। यानी तशदीद को मुशद्दद कहते हैं। मालूम है कि तशदीद तो हम जानते हैं, लेकिन मुशद्दद को हम नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम मुशद्दद भी उसको हम याद रखेंगे कि ये चीजें मुशद्दद है। चलिए हमने अब इन तमाम चीजों में, चूंकि क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एराब को हमने समझ लिया कि ये तमाम चीजें जो एराब में ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या है, एराब है। एराब को आप लोगों ने समझ लिया। अब बताइए किसी के कहीं पे कोई दिक्कत है, किसी की कोई परेशानी अगर है, तो आप खड़ी हो सकते हैं, या आप लोग खड़े हो सकते हैं, या आप लोग खड़ी हो सकती है। आप पूछ सकते हैं, समझे कि नहीं, कि ये चीजें हमको समझ में नहीं आया, फिर समझाया जाएगा। जब तक आप समझिएगा नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं आपको। समझे कि नहीं। आप अगर जिद ठान लिया है कि हमको पढ़ना है, तो मैं भी जिद ठान कर आया हूं कि आपको पूरा क्लास कराना है। चाहे जैसे आप पढ़िए, मार कर पढ़िएगा तब मार कर पढ़ाया जाएगा,
प्यार से पढ़िएगा तो प्यार से पढ़ाया जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ेंगे, समझे, आपके लिए फायदा है। चलिए, तो एराब को हमने समझ लिया कि एराब से जाहिर करना यानी हुरूफ की, ध्यान देना, यानी जो अभी बताए हैं, यानी हुरूफ की आवाज। अभी बताए हैं कि बा के ऊपर जबर देंगे, तो बा के ऊपर जब जबर देंगे तो हम पढ़ेंगे बा जबर ब। तो देखिए, बा की आवाज को, आवाज के जरिए हमने बा को पहचाना। आवाज और उनकी हरकत, यानी उनके ऊपर जो ये हरकतें आती है, इनको हरकत भी कहा जाता है। एराबी की हरकत भी होती है, हरकत। एराबी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हरकत हो जाएगा, समझे कि नहीं, हरकत हो जाएगा। तो देखिए, हरकतो सकानात, हरकतो सकानात से पहचानना, यानी उन लफ्जों के ऊपर जो एराब दिया गया हो, जो हरकतें दी गई हो, उन हरकतों के जरिए से अपने अंदर पहचान पैदा करना कि ये बा है, ये जीम है, ये दाल है, ये तो है, ये यजाद है, क्या है, उन तमाम चीजों को हरकतों सकनात से पहचानना। ठीक है, अब इसके जो है ना, यानी इसको एक लफ्ज में अगर याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कि जो है ना, इल्मे हेजा जो है कि एराब के जरिए से हर्फ को जाहिर करना, ये इल्मे हेजा कहलाता है। अब यानी याद रखें, यानी किसी इंसानी या गैर इंसानी आवाज को तहरीरी शक्ल में लाना, या किसी भी इंसान की आवाज को क्या करना? तहरीरी शक्ल में लाना। यानी तहरीर का मतलब हुआ कि लिखावट की शक्ल में लाना, लिख कर लाना और उसको पहचानना। तो तहरीरी शक्ल में लाना किसी इंसानी या गैर इंसानी आवाज को तहरीरी शक्ल में लाना। जैसे शेर की आवाज क्या होती है, उसको आवाज के जरिए से पहचानना, ठीक है। और घोड़े की आवाज क्या होती है, समझे कि उसको आवाज के जरिए से पहचानना। इंसान क्या बोल रहा है, इंसान की आवाज से हर्फ को पहचानना, उसके हरकत को पहचानना, उसके सकनात को पहचानना, ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ इल्मे हेजा, और इल्मे हेजा के अंदर ये तमाम चीजें आई। आइए चलते हैं इल्मे हेजा को और हम आपको समझाएं, समझे कि नहीं। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझना चाहते हैं तो बोलिएगा, हम क्लास स्टॉप भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं। ये कि मेरे क्लास में बोर होने की जरूरत नहीं है, कहिएगा तो जगह जगह पे आपको हंसाया भी जाएगा, लेकिन पढ़ाई से रुचि आपको पैदा करना होगा, ठीक है। और याद कर लीजिए कि हम आए हैं क्लास में तो हम पढ़ कर जाएंगे, हम कुछ लेकर जाएंगे, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, किसी को शिकायत करने का मौका ना हो कि हमने गुलाब सर का क्लास किया लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, समझे कि नहीं। ऐसा मौका नहीं होना चाहिए कि हमने नौशाद सर का क्लास किया लेकिन हमें मैथ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आया, समझे कि नहीं, हमको मैथ समझ में नहीं आया, या साइंस हमको समझ में नहीं आया, या जो भी सब्जेक्ट हो, जिसके लिए जो चीज हो, समझे कि नहीं। और किसी भी चीज में अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आया। अगले क्लास में जब आप आएंगे तो आपको फिर हम समझाएंगे और समझाया जाएगा। आइए, तो इल्मे हेजा हमने लिखा था, फिर लिखते हैं इल्मे हेजा। इल्मे हेजा का दूसरा नाम जो है, इल्मे हेजा से बना है हुरूफे तहज्जी, हुरूफे तहज्जी। अब हुरूफे तहज्जी को हम समझेंगे, हुरूफे तहज्जी को हम समझेंगे कि हुरूफे तहज्जी क्या है। याद रखिएगा, हुरूफे तहज्जी जो है अलिफ, अलिफ से या तक, ये तमाम चीजें जो है ये हुरूफे तहज्जी कहलाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, हुरूफे तहज्जी में, ये हुरूफे तहज्जी जो है ये अलग अलग किताबों में लिखा गया है कि हुरूफे तहज्जी जो है वो कुल जो है ना 51 होते हैं, कहीं लिखते हैं कि 52 होते हैं, कहीं लिखते हैं कि 58 होते हैं। हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है, समझे कि नहीं। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ हुरूफे तहज्जी को जिस हिसाब से उसको हम बांटते हैं वो है मेरा 51। हम 51 में लेके चलते हैं हुरूफे तहज्जी को, हुरूफे तहज्जी को 51 में लेके चलते हैं। और हुरूफे तहज्जी में आपको हम बताएंगे कि हुरूफे तहज्जी में कौन लफ्ज मनकूता है, कौन गैर मनकूता है,
और उर्दू के अंदर आने वाले लफ्ज में कितने हिंदी का है, कितने फारसी का है और कितने अरबी का लफ्ज है, ये तमाम चीजें हम बताएंगे ताकि वो हुरूफ तहज्जी को आप बेहतरीन से समझ लीजिएगा। पहले क्लास का बच्चा या दूसरा क्लास का हो या तीसरा क्लास का हो, चौथा क्लास का हो, पांचवा क्लास का हो, और पांचवा क्लास के बच्चा के लिए ये सबसे ज्यादा अहम है कि पांचवा क्लास के बच्चा जो है ना, और पंचमा, छठा, सतमा, आठवां, इन सब बच्चों के लिए ये ज्यादा अहम है कि हुरूफ तहज्जी को जाने। और अगर कोई अगर 12th में अगर है लेकिन उसको हुरूफ तहज्जी नहीं आ रहा हो तो वो कोशिश करेंगे कि वो मेरे वीडियो को देखे और हुरूफ तहज्जी को समझे, उनको बिल्कुल समझ में आएगा। हम वो तमाम चीजें पढ़ाएंगे, किस लफ्ज को किस लफ्ज से कैसे जोड़ा जाएगा, किस लफ्ज को कितना जोड़ा जाएगा, किस हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा। आइए अब हम बताते हैं। हुरूफ तहज्जी जो है ये कुल 51 है। तो कुल 51 कैसे बना हुरूफ तहज्जी, जबकि असल जो है, असल हुरूफ तहज्जी जो है वो 37 है। असल हुरूफ तहज्जी क्या है, 37 है। लेकिन 51 को दो हिस्सों में बांटा, 51 हुरूफ तहज्जी को दो हिस्सों में बांटा। वो इस हिसाब से बांटा है कि जैसे 51 को दो हिस्सों में आप लीजिए, आपको हम बताते हैं। 51 में जो है एक आता है मुफरद हुरूफ, ठीक है, और एक आता है मुरक्कब हुरूफ, ठीक है। एक आता है मुफरद हर्फ, समझे, और एक आता है मुरक्कब हर्फ, यानी कि मुफरद लफ्ज। क्या आता है, मुफरद लफ्ज आता है। आपको हम बताएंगे जब लफ्ज की बात आ गई तो हम लफ्ज के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्लास करेंगे बजाते खुद लफ्जे, सिर्फ लफ्ज के ऊपर ही हम बात करेंगे आपसे, और लफ्ज को हम समझाएंगे कि लफ्ज क्या चीज है। चलिए आइए, तो आइए 51 को दो हिस्सों में बांटा गया, एक का नाम रखा मुफरद और एक का नाम रखा मुरक्कब। आ रही समझ में कि एक का नाम क्या रखा, मुफरद, और एक का नाम क्या रखा, मुरक्कब। अब इसको समझना है कि मुफरद है क्या चीज और मुरक्कब है क्या चीज, ठीक है। अब आइए कि मुफरद क्या चीज है उसको पहले समझ लीजिए आप। मुफरद जो है यही हुरूफ तहज्जी जो है अलिफ से या तक ये मुफरद कहलाता है, जो कि 37 है, जो कि क्या है, 37 है, जो कि 37 हुरूफ हैं। याद रखिएगा, मुफरद अलिफ से या तक जो कि 37 हुरूफ हैं। अब आइए मुरक्कब क्या है। मुरक्कब मुफरद कहते हैं वह लफ्ज जो अकेला हो, जैसे अलिफ अकेला है, बे अकेला है, ते अकेला है, से अकेला है, समझे कि नहीं। तो अकेला जो होगा वो मुफरद होगा, समझे कि नहीं, और एक से अधिक अगर होगा तो वो मुरक्कब होगा। आइए, तो ये मुफरद अकेला है, जैसे क्या है, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ये सब क्या है, मुफरद है, ये सब क्या है, मुफरद हर्फ है। आइए मुरक्कब क्या है। मुरक्कब हुरूफ जो है वो 14 है, याद रखिएगा। मुरक्कब हुरूफ क्या है, वो 14 है। मुरक्कब हुरूफ 14 क्या है, तो वो 14 ये है, जैसे इसमें पढ़ते हैं बे में हे लगा भा, इसी तरीके से जो है ना ते में हे लगा था, टे में हे लगा ठ, ये जो हम पढ़ते हैं, यानी बे अलग, बे के साथ हे को जोड़ते हैं तो ये मुरक्कब हो जाता है। इसलिए कि बे एक अलग लफ्ज है, हे एक अलग लफ्ज है, लेकिन दोनों लफ्ज एक साथ लिखा जाता है, दोनों एक साथ पढ़ा भी जाता है। जब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो वो मुफरद हो जाएगा, जब दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया है तो वो मुरक्कब हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आ गई समझ में सबको, समझे कि नहीं, सब सहमत है इससे, समझे। अगर किसी को इश्काल अगर हो, एतराज हो, किसी को डाउट अगर हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, तो मुरक्कब हुरूफ 14 है, जो बे में है लगा भ, ते में है लगा थ, टे में है लगा ठ, और ये मुफरद हुरूफ है, ठीक है। तो मुरक्कब 14 है और मुफरद क्या है, 37 हुरूफ है। और इसी को लेकर हम जो है ना चलते हैं, और इन्हीं चीजों से हमें उर्दू लिखना और पढ़ना भी आएगा। इसलिए आज के लिए सबक सिर्फ इतना ही है, फिर इंशाल्लाह आपसे हम कल अगला क्लास में मिलेंगे। फिर खुशामदेद, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, आप लोग मेहनत से क्लास कीजिए। अगर और इस चैनल को खूब देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर एतराज अगर हो, इश्काल अगर हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट में भी आप लिख देंगे।